हाँ भाई, कम से लग रहे हो यार तुम्हें यार। हैं? नहीं लग रहे हो कम? गाँव गए या नीचे वाले बैच में शिफ्ट हो गए कुछ? घूमने गए? घूम लिए, कीचड़ हो रही है सब जगह। जयपुर में बाढ़ आ गई बताई 2-4 दिन पहले। हैं? सब डूब गया था क्या? फिर कैसे निकाला? ये रोड पे भी भर गया था क्या? रोड पे पानी भर गया था क्या? क्या कह रहा है? राधे राधे। चलो बेटा, करें शुरू? क्या कह रहा है बेटा? थैंक यू बेटा, तुम्हारे प्यार और दुआओं से मजे ही मजे। क्या कह रहा है बेटा? हाँ बोल देंगे, तेरी क्या सबकी तरफ से बोल देंगे बेटा। मिठाई आ रही है बेटा, समोसा आ रहा है। मिठाई खाएगा समोसा खाएगा? समोसा खा ले यार, मिठाई बाद में खा लेना। समोसे का मौसम हो रहा है तो मिठाई कह रहा है। जब मिठाई का मौसम होगा मिठाई खिला देंगे, दारू का मौसम होगा दारू पिला देंगे। वे उसकी बोतल, सपने में बोतलें खुल गई उसकी। पिलाऊं अभी, नीच आदमी। चलो बेटा, ये तो अटका हुआ था मामला हमारा 5 साल से। ये भर्ती 2019 नवंबर में आई थी, फिर अटकते अटकते यहां तक पहुंची है। सुलझाया, अटका, फिर सुलझाया। है? अंत बला तो सब बला। अंत जैसे मैं पुरानी भर्ती में पढ़ाया करता था 22 में, तो बोला करता था बेटा तुम्हारी और हमारी ज्वाइनिंग साथ में होगी। उनका प्रोबेशन पूरा होने वाला है तुम्हारा पुराने एलएसए का। अब जाके रिजल्ट आया, अब देखो ज्वाइनिंग भी कोई अटके नहीं तो फिर ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। देखते हैं। हो जाएगी, नहीं करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये है कि आपने मेहनत की है तो एक दिन आपको रिजल्ट मिल जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना बेटा? तुम्हारे भाई की 14वीं रैंक आई है, ऑल ओवर 900 सीट थी, तो 14th रैंक मेरी है। पेपर हमने तभी दे दिया था, मैंने ढंग से, ऐसा था कि हमारा पता नहीं बैच एलिजिबल होगा नहीं होगा, ऐसे चल रहा था उस टाइम। हम फाइनल ईयर में थे। अभी तक केस लड़ाया हमने, हमारे सीनियर केस कर गए थे हमारे ऊपर, नहीं तुम्हें नहीं होने देंगे। सबसे ज्यादा हमारे बैच के एलिजिबल हुए, सबसे ज्यादा इसमें सेलेक्ट हुए। लगभग 170-80 बच्चे लगे 900 में से। 777 का आया रिजल्ट, तो 160-70 तो लगे हैं इसमें से, कम से कम हमारा जो बैच था उससे। तो कारण यही रहा कि जो संघर्ष करता है उसकी वजह तू ये पूजा। वेरी गुड बेटा। चलो पढ़े। तो क्या लिखना है अपने? थ्योरी लिखनी है ना इसकी। डायग्राम बना लिए थे, थ्योरी बिल्कुल नहीं लिखी है। लिखो तो प्रोफेज, हेडिंग डालो बेटा प्रोफेज। प्रोफेज लिखो बेटा। प्रोफेज में क्या हुआ था बताओ? गुणसूत्रों का संगनन, केंद्रक झिल्ली और केंद्र का गायब, और जो तारक केंद्र था वो विपरीत ध्रुवों पर, और तरगु तंतुओं का निर्माण क्या हो गया था? प्रारंभ। देखो इस अवस्था में गुणसूत्रों का, इस अवस्था में गुणसूत्रों का संघनन हो जाता है। इस अवस्था में गुणसूत्रों का संघनन हो जाता है। इस अवस्था में गुणसूत्रों का संघनन हो जाता है। इस अवस्था में गुणसूत्रों का क्या हो जाता है बेटा? संघनन हो जाता है। अगला पॉइंट, केंद्रक झिल्ली एवं केंद्र का पूर्णतः, केंद्रक झिल्ली एवं केंद्र का पूर्णतः गायब हो जाती है। केंद्रक झिल्ली एवं केंद्र का पूर्णतः गायब हो जाती है। केंद्रक झिल्ली एवं केंद्र का पूर्णतः गायब हो जाती है। केंद्रक झिल्ली एवं केंद्र का पूर्णतः क्या हो जाती है बेटा? गायब हो जाती है।
तारक केंद्र, तारक केंद्र, तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पर व्यवस्थित हो जाते हैं। तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पर व्यवस्थित हो जाते हैं। तारक केंद्र कहां व्यवस्थित हो जाते हैं बेटा? विपरीत ध्रुवों पर व्यवस्थित हो जाते हैं। तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पर व्यवस्थित हो जाते हैं। लिख लिया? और बेटा मैंने आपको जैसे बताया था, प्रोफेज सबसे बड़ी है और एनाफेज सबसे छोटी है, बताया था। तो लिखो यह एम फेज की, यह एम फेज की यह एम फेज की सबसे बड़ी प्रावस्था है। यह एम फेज की सबसे बड़ी प्रावस्था है। यह एम फेज की क्या है? सबसे बड़ी प्रावस्था है। अब लिखो मेटाफेज। मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है बेटा? गुणसूत्र जो है वो कहां रेंज हो जाते हैं? मध्य में एक रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। लिखो। और हाँ, इसमें गुणसूत्र सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते? तो गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन कहां करते हैं? सब याद है यार तुम्हें इस बार, तो क्या बात है। लिखो गुणसूत्र की गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन इसी अवस्था में करते हैं। गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन इसी अवस्था में करते हैं। गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन इसी अवस्था में करते हैं। अगला पॉइंट, इस अवस्था में, इस अवस्था में, इस अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे जिसे मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है। जिसे मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है। इस अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? और प्रत्येक, जैसे मैं कहूं कि ये क्या है, क्या है बेटा? ये बोलो, तारक केंद्र है कि नहीं? तो ये गुणसूत्र है, ये इसका एक क्रोमेटेड, ये इसका दूसरा क्रोमेटेड। तो इधर वाला क्रोमेटेड इधर वाले तारक केंद्र से जुड़ जाएगा तर्कु तंतुओं के द्वारा। इधर वाला क्रोमेटेड इधर वाले तारक केंद्र से जुड़ जाएगा, किसके द्वारा? तर्कु तंतु के द्वारा। तो ऐसे जुड़े रहते कि नहीं जुड़े रहते? अरे बोलो। लिखो अगला पॉइंट, प्रत्येक गुणसूत्र का एक क्रोमेटेड, प्रत्येक गुणसूत्र का एक क्रोमेटेड प्रत्येक गुणसूत्र का एक क्रोमेटेड अपने तरफ के तारक केंद्र से प्रत्येक गुणसूत्र का एक क्रोमेटेड अपने तरफ के तारक केंद्र से तर्कु तंतु द्वारा जुड़ जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र का एक क्रोमेटेड अपने तरफ के तारक केंद्र से तर्कु तंतु द्वारा जुड़ जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र का एक क्रोमेटेड अपनी तरफ के तारक केंद्र से तर्कु तंतु द्वारा जुड़ जाता है। लिख लिया? अब लिखो बेटा एनाफेज, 3 नंबर डाल के लिखो एनाफेज। सबसे बड़ी है या छोटी है? लिखो, यह एम फेज की सबसे छोटी प्रावस्था है। यह एम फेज की सबसे छोटी प्रावस्था है। यह एम फेज की सबसे छोटी प्रावस्था है, है ना?
यह एम फेज की सबसे छोटी परावस्था है। एम फेज की सबसे छोटी परावस्था है। अगला पॉइंट लिखो, इस अवस्था में गुणसूत्र क्या होते हैं? क्या होता है गुणसूत्रों का? विभाजन होता है कि नहीं होता? और विभाजित होकर डबल हो जाते कि नहीं हो जाते? इस अवस्था में गुणसूत्र, इस अवस्था में गुणसूत्र सेंट्रोमियर से लंबाई में विभाजित हो जाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र सेंट्रोमियर से लंबाई में विभाजित हो जाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र सेंट्रोमियर से लंबाई में विभाजित हो जाते हैं। अर्थात अर्थात गुणसूत्र विभाजन ऑब्लिक, अर्थात गुणसूत्र विभाजन ऑब्लिक सेंट्रोमियर विभाजन, गुणसूत्र विभाजन को सेंट्रोमियर विभाजन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अरे बोलो ना। अर्थात गुणसूत्र विभाजन ऑब्लिक सेंट्रोमियर विभाजन एनाफेज में होता है। अर्थात गुणसूत्र विभाजन ऑब्लिक सेंट्रोमियर विभाजन एनाफेज में होता है। कहां होता है बेटा? एनाफेज में होता है। अगला पॉइंट, अर्थात अर्थात इस अवस्था में, अर्थात इस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या, अर्थात इस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या, अर्थात इस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। अर्थात इस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? दोगुनी हो जाती है। अगला पॉइंट लिखो, तर्कु तंतु संकुचित होते हैं। तर्कु तंतु क्या होते हैं? संकुचित होते हैं। तर्कु तंतु संकुचित होते हैं। मैंने बोला था ना, रस्सी बांध लेंगे कमर में, तर्कु तंतु खींच के ले जाएगा हाथ और पैर तो बीच की तरफ, और सेंट्रोमियर कहां हो जाएगा? सॉरी, जो सेंट्रोमियर है वो कहां हो जाएगा? ध्रुवों की तरफ हो जाएगा, और भुजाएं मध्य की तरफ हो जाएंगी। बोला था। देखो, तर्कु तंतु संकुचित होते हैं तथा गुणसूत्र, तर्कु तंतु संकुचित होते हैं तथा गुणसूत्र ध्रुवों की तरफ गति करते हैं। तर्कु तंतु संकुचित होते हैं तथा गुणसूत्र ध्रुवों की तरफ गति करते हैं, तथा गुणसूत्र ध्रुवों की तरफ गति करते हैं। कहां गति करते हैं? ध्रुवों की तरफ गति करते हैं। इस समय, इस समय, इस समय सेंट्रोमियर, इस समय सेंट्रोमियर, इस समय सेंट्रोमियर ध्रुवों की तरफ, इस समय सेंट्रोमियर ध्रुवों की तरफ एवं भुजाएं मध्य की तरफ होती हैं। इस समय सेंट्रोमियर ध्रुवों की तरफ एवं भुजाएं मध्य की तरफ होती हैं। इस समय सेंट्रोमियर ध्रुवों की तरफ एवं भुजाएं मध्य की तरफ होती हैं। कहां होती हैं भुजाएं? मध्य की तरफ होती हैं। लिख लिया बेटा? अगली कौन सी है? अरे बोलो ना। टीलोफेज को क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्स प्रोफेज, क्योंकि प्रोफेज की क्या होती है? विपरीत। गुणसूत्रों का क्या हो जाता है? असंगनन। गुणसूत्रों का क्या हो जाता है? असंगनन। केंद्र झिल्ली और केंद्र का पुनः प्रकट हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? और एक केंद्र से कितने केंद्रक बन जाते हैं? लिखो, रिवर्स प्रोफेज या टीलोफेज। टीलोफेज या रिवर्स प्रोफेज।
लिखें? लिखो, इसमें सभी घटनाएं, इसमें सभी घटनाएं, इसमें सभी घटनाएं प्रोफेज के विपरीत होती हैं। इसमें सभी घटनाएं प्रोफेज के विपरीत होती हैं। इसमें सभी घटनाएं प्रोफेज के क्या होती हैं बेटा? विपरीत होती हैं। अर्थात विपरीत होती हैं, अर्थात केंद्रक झिल्ली एवं केंद्र का, केंद्रक झिल्ली एवं केंद्र का पुनः प्रकट हो जाते हैं। अर्थात केंद्रक झिल्ली एवं केंद्र का पुनः प्रकट हो जाते हैं। अर्थात केंद्रक झिल्ली एवं केंद्र का पुनः प्रकट हो जाते हैं। केंद्रक झिल्ली एवं केंद्र का पुनः प्रकट हो जाते हैं। अगला पॉइंट, गुणसूत्र वापस, गुणसूत्र वापस असंघनित होकर, डिकंडेंसेशन होगा, है ना? गुणसूत्र वापस असंघनित होकर क्रोमेटिन बना लेते हैं। असंघनित होकर क्रोमेटिन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? क्रोमेटिन बना लेते हैं। अगला पॉइंट, खांच का निर्माण शुरू हो जाता है। खांच का निर्माण शुरू हो जाता है। खांच का निर्माण क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट, इस प्रकार, इस प्रकार दो द्विगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है। इस प्रकार दो द्विगुणित केंद्रकों का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। अरे है ना? कितने केंद्रक बनते हैं बेटा? दो केंद्रक बन जाएंगे टीलोफेज के अंत में या नहीं बनेंगे? हैं? है ना बेटा? चलो लिखो अब साइटोकाइनेसिस। थके थोड़ी ही हो, थकना मना है। देखो बेटा, जिंदगी में थकना मना है। लिखो अब कौन सा साइटोकाइनेसिस। भर्ती का पता लगी गया होगा, आ रही है? नहीं देखा? ग्रुप में डाला था मैंने, बोलो। नहीं देखा तो डूब मरो बेटा। एक काम करो, है ना, फालतू की चीजें देखते रहते हो तुम, गूगल चला चला के, यूट्यूब चला चला के, उनमें तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। काम की चीजें तुमसे देखी नहीं जाती है। बाबू सोना को पूरा टाइम दे देते हो। ग्रुप में भी देख लिया करो बेटा। म्यूट कर रखा है क्या? नोटिफिकेशन आ जाता होगा ना ऊपर बेटा, कुछ डाला है। फालतू चीजें में कभी डालता ही नहीं। अरे है ना? तो बेटा राधे श्याम, भर्ती आ रही है तुम्हारी, है ना? और भर्ती बम्पर आ सकती है। 1587 तो है ही, ये तो मान के ही चलो। इसमें 500 और जोड़ लो, 2000 तक भर्ती आ सकती है आपकी। अरे है ना? हाँ तो ईमानदारी से पढ़ाई चालू कर दो, माहौल बन रहा है। भवानी थैंक यू बेटा। चले बेटा आगे, लिखो साइटोकाइनेसिस। क्या लिखोगे बेटा? साइटोकाइनेसिस लिखो। जंतु कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में कौन सी कोशिकाओं में? जंतु कोशिकाओं में खांच विधि द्वारा, जंतु कोशिकाओं में खांच विधि द्वारा कोशिका द्रव्य दो भागों में बट जाता है। जंतु कोशिकाओं में खांच विधि द्वारा कोशिका द्रव्य दो भागों में बट जाता है। इस प्रकार, इस प्रकार एक जनक कोशिका से, इस प्रकार एक जनक कोशिका से
दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार कितने, दो जनक कोशिकाओं से, सॉरी एक जनक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अरे होता है कि नहीं होता, बोलो। हाँ, क्या कंप्लीट हुआ, समसूत्री विभाजन। तो बेटा मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराऊं इसको, तो क्या किया है अपन ने, समसूत्री विभाजन की कितनी अवस्थाएं थी, दो अवस्थाएं थी, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज के अंदर अपन ने विभाजन की तैयारी की थी, एम फेज के अंदर विभाजन किया था। इंटरफेज की तीन अवस्थाएं थी, G1S, G2। जीवन के अंदर अपन ने अधिकतर आरएनए और अधिकतर प्रोटीन का निर्माण कर लिया था। एस के अंदर अपन ने डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए का प्रतिगतीकरण कर लिया था, और G2 के अंदर अपन ने ट्यूबुलिन प्रोटीन जो तर्कु का निर्माण करती है उसका निर्माण कर लिया था। अरे है ना, इन तीनों में से भी जो सबसे बड़ी है वो जीवन प्रावस्था होती है। उसके बाद में आता है बेटा एम फेज। एम फेज की कितनी प्रावस्थाएं होती हैं, दो प्रावस्थाएं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रक बनाता है, और साइटोकाइनेसिस में खांच विधि द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बनाता है, दो कोशिकाएं बनाता है। कैरियोकाइनेसिस की कितनी अवस्थाएं होती हैं, चार प्रावस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज सबसे बड़ी है, एनाफेज सबसे छोटी है। प्रोफेज के अंदर बात करें तो क्या होता है बेटा, गुणसूत्रों का संघनन होता है, तारक गुणसूत्रों का संघनन होता है, केंद्र झिल्ली केंद्र का गायब हो जाती है, तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पर जाकर व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ी प्रावस्था है। फिर मेटाफेज आता है। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, मध्य रेखा पर गुणसूत्रों को व्यवस्थित कर दिया जाता है, जिसे अपन मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। और मेटाफेज के अंदर गुणसूत्र सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसलिए बेटा गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन कहां किया जाता है, मेटाफेज के अंदर किया जाता है। फिर आती है एनाफेज। एनाफेज क्या है बेटा, सबसे छोटी प्रावस्था है। इसके अंदर गुणसूत्र सेंट्रोमियर वाले स्थान से विभाजित होकर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। अर्थात गुणसूत्र विभाजन कहां पर होता है, एनाफेज के अंदर होता है। और विभाजित होने के बाद में गुणसूत्र जो है तर्कु तंतु की सहायता से विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करने लग जाते हैं। लगते ही नहीं लगते। इसके बाद में आता है कौन सा बेटा, टीलोफेज। टीलोफेज को अपन रिवर्स प्रोफेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्रोफेज की सारी घटनाएं जो होती हैं उसकी विपरीत घटनाएं कहां होती हैं, टीलोफेज के अंदर होती हैं। और इसके अंदर क्या होता है बेटा, गुणसूत्र वापस असंगठित होकर क्रोमेटिन बना लेते हैं, और जो सेंट्रोमियर था वो गायब हो जाता है। इसके अलावा केंद्र झिल्ली और केंद्र का पुनः प्रकट हो जाती है, और इस प्रकार एक केंद्र से कितने द्विगुणित दो केंद्रकों का निर्माण होता है। उसके बाद में आता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें खांच विधि द्वारा पूरा कोशिका द्रव्य विभाजित होकर एक केंद्रक से कितने, सॉरी एक कोशिका से कितनी कोशिका बना देता है, तो बोलो राधे राधे। हेडिंग डालो बेटा, मियोसिस या फिर अर्धसूत्री विभाजन। अरे कौन सा विभाजन बेटा, कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो बेटा सबको पता है अर्धसूत्री विभाजन कितने भागों में होता है, दो भागों में होता है बेटा। कितने भागों में होता है, दो भागों में। सुनो इधर, कितने भागों में होता है, दो भागों। ठीक है, कौन से दो भाग हो जाएंगे बेटा, लिखना बंद करो, इधर ध्यान दो। कितने भागों में होता है, दो भागों में। एक भाग तो होता है कौन सा बेटा, मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा होता है मियोसिस सेकंड। कौन सा बेटा, मियोसिस सेकंड। एक चीज ध्यान रखना कि जो मियोसिस सेकंड की सभी घटनाएं हैं वो किसके समान होती हैं, समसूत्री विभाजन के समान होती है। मतलब इसमें जो भी काम होगा ना वो डिट्टो सेम होगा किसके, समसूत्री विभाजन के। तो क्या बोलूंगा, सभी घटनाएं, अरे कौन सी घटनाएं, सभी घटनाएं किसके समान होती हैं, किसके समान होती हैं,
माइटोसिस के समान होती हैं। क्लियर है? चलो बात कर लेते हैं होता क्या है। एक ओवरव्यू में आपको बता देता हूं। ये एक कोशिका है। क्या है बेटा? ये एक कोशिका, ये इसका केंद्रक है। और ये कोशिका कैसी है बेटा? द्विगुणित है ना? द्विगुणित मतलब गाय की कोशिका की बात करें तो 2n बराबर 60 होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलो ना, है ना बेटा? इसके अंदर होगा क्या बेटा? मियोसिस फर्स्ट। क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट। होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? और मियोसिस फर्स्ट में एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 2 कोशिकाएं। और गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आदि। मतलब n बराबर, बोलो, अरे 60 का आधा क्या होता है गधो? जब 2n बराबर 60 था तो n बराबर क्या होगा? वेरी गुड बेटा, n बराबर होगा कि नहीं? होगा ना बेटा? तो बढ़ती तो आ रही है, लेकिन पढ़ लेना। आप ठहरे, 1 महीना हो गया आपको? नहीं हुआ अभी? हो जाएगा। आप ठहरे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बच्चे ठहरते नहीं है। ठहरना मतलब समझ रहे हो ना क्या है बेटा? ठहरना मतलब यहाँ रुके तुम, है ना? जैसे दोनों बच्चे की तबीयत खराब हुई, इनकी बेचारे मिले थे पिछली बार, मुझे ऐसा लगा कहीं भाग नहीं जाए, इस बार मिले नहीं मिले चेहरे देखने को, लेकिन रुके, तबीयत सही हो गई होगी बेटा। वेरी गुड, है ना? मुझे देख के सही हो गए थे। हाँ अच्छा, मेरे कहने से रुक गए थे बेटा, रुकना पड़ेगा देखो, है ना? तबीयत सबकी खराब होती है, बाधाएं। मेरे पिताश्री इन चीजों को क्या बोलते हैं? जीवन की बाधाएं। ये बाधाएं आपके हर कदम पर आएंगी। कभी बीमारी बनकर आएंगी, कभी पैसे के रूप में आएंगी, कभी और कोई बाधा आ सकती है ना बेटा? लेकिन ठहरना नहीं, यहाँ ठहरना है। कोचिंग में ठहरना है, लेकिन जिंदगी में नहीं ठहरना है बेटा। चलते रहना है, मेहनत करते रहना है। एक दिन किस लिस्ट में आपका रोल नंबर दिख जाएगा पता नहीं चलेगा कि वाह, उम्मीद नहीं थी, मजा आ गया। बेटा नींद नहीं आती है रोल नंबर देखने के बाद, मुझे पता है। होता है ऐसा, है ना बेटा? क्या कह रहा है? नींदें उड़ जाती हैं भैया। क्या कह रहा है? फीलिंग दे रहा हूं तो फीलिंग है यार, तभी दे रहा हूं। पहले बच्चों की खुशी में खुशी महसूस करता था, अभी खुद ने महसूस की तब पता चला कि असल में खुशी क्या है। मजे ही मजे। नहीं सही मजा आता। 12:30 बजे आया था रिजल्ट, पता हमें पहले चल गया था आएगा। सूत्र तो हमारे भी है। है ना? तो पहले से कहीं बता दिया था हमने, आज आ रहा है तो मतलब आ रहा है, पता चल जाता है बेटा। तो 12:30 बजे तक तो आया नहीं, एक बार तो लगा कि आएगा ही नहीं, और जब आया फिर नींद नहीं आई। मैं सोया 12:30 बजे आया, मैं सोया 3:30 या 4 बजे, और सुबह 6 बजे आंख खुल गई अपने आप। पहले टेंशन में नींदें नहीं आती थी लोगों को, अब खुशी में नहीं आ रही। यही जीवन है बेटा। क्या कह रहा है? दारू पी में बैठ के? मुझे पता है ये दारू कह रहा है। नीचा नहीं, बेवड़े, दारूड़े, खत्म पीस। उसी मनाने आ गया ना तुम्हारे साथ, तुम ही तो मेरे अपने हो। अरे है ना? तभी तो आ गया बेटा, देखो रिजल्ट आती तुम्हारे पास क्लास लेने आ गया मैं। फिर मौका मिले ना मिले, मिलेगा बेटा, सब मिलेगा, है ना? 3 सब्जेक्ट तुम्हारी है ही। कई बच्चे सोच रहे पता नहीं गुरुजी आएंगे कि नहीं आएंगे। गुरुजी बेटा कलेक्टर नहीं बने, है ना? हाँ तो गुरुजी आएंगे, कहाँ जाएंगे, है ना बेटा? तो क्या है इसमें, देखो कौन से कितने भागों में होगा बेटा? ये 2 भागों में, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में 1 से कितनी कोशिकाएं बन गई? 2। और गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई? आधी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मियोसिस सेकंड किसके समान होता है? माइटोसिस के समान। और माइटोसिस की कितनी शर्तें हैं? 2। 1 से कितनी कोशिकाएं? 2 कोशिकाएं, और गुणसूत्रों की संख्या समान। 1 से कितनी कोशिकाएं और गुणसूत्रों की संख्या? 1 से कितनी कोशिकाएं, गुणसूत्रों की संख्या?
मियोसिस, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा। मियोसिस फर्स्ट के द्वारा द्विगुणित जनक कोशिका से दो अगुणित पुत्री कोशिकाएं बनती हैं तथा प्रत्येक अगुणित पुत्री कोशिका जो मियोसिस फर्स्ट के द्वारा बनी है उसके अंदर मियोसिस सेकंड चलता है तथा प्रत्येक से दो समान गुणसूत्रों वाली पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, अर्थात एक से दो, दो से चार। यहां पर एक से कुल कितनी पुत्री कोशिकाएं बन गई, और गुणसूत्रों की संख्या यहां से यहां कंपेयर करो, क्या हुई है, समान या आधी। बावड़ी देख, 2n से n हो गई तो गुणसूत्र क्या हो गए, क्या हो गए बेटा, आधे। अरे हुए कि नहीं हुए, मर गए क्या, अरे बोलो मर गए क्या बेटा। चार पुत्री कोशिका है कि नहीं, बन गई, कोई इसमें दिक्कत बेटा। एक से दो, दो से चार, एक से चार, तो एक से मियोसिस फर्स्ट के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है तथा दो कोशिकाएं बनती हैं तथा बनी हुई दोनों कोशिकाओं में प्रत्येक में मियोसिस सेकंड के द्वारा समान गुणसूत्रों वाली दो कोशिकाएं बनती है, क्योंकि मियोसिस सेकंड समसूत्री विभाजन के समान होता है। एक से दो बनेंगी, गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। अरे रहेगी नहीं रहेगी। अब मैं पूछूं, निम्न में से गुणसूत्रों की संख्या आधा करता है मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड या दोनों, आधा किसने कर दिया, ये तो समान कर रहा है, 30 तो यही हो गए थे, और इन सब में कितने, n बराबर 30, n बराबर 30, n बराबर 30, n बराबर, है ना बेटा, बहुत बढ़िया। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया बेटा, बहुत बढ़िया। ये क्या कर देता है, ये क्या कर देता है, गुणसूत्रों की संख्या क्या कर देता है बेटा, आधी कर देता है ना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब मियोसिस फर्स्ट के कितने पार्ट होते हैं, दो। मियोसिस सेकंड के भी कितने पार्ट होते हैं, बोलो, दो। वही, अरे इसमें भी तो केंद्रक बांटोगे फिर कोशिका द्रव्य बांटोगे, इसमें भी केंद्रक बांटोगे फिर कोशिका द्रव्य बांटोगे, तभी तो एक से दो बनेंगी। अरे बोलो, तो इसमें क्या आ जाएगा, कैरियोकाइनेसिस, अरे कैरियोकाइनेसिस, हो साइटोकाइनेसिस, हो कैरियोकाइनेसिस, हो क्या आएगा, साइटोकाइनेसिस, हो हा। आया कि नहीं आया। मियोस कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में कितनी अवस्थाएं होंगी बेटा, चार। कितनी होंगी बेटा, चार। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज फर्स्ट। अरे है ना, ये कौन सी विधि से हो जाएगा, कौन सी विधि से, अरे कौन सी विधि द्वारा, कैरियोकाइनेसिस सेकंड की कितनी अवस्थाएं होंगी, कितनी, प्रोफेज, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, मेटाफेज, एनाफेज, ओ हो हा, टीलोफेज, हो। ये कौन सी विधि से, क्या है, कौन सी विधि से बेटा, कौन सी विधि से, हो। तो बेटा ये चार्ट समझ में आया कि नहीं आया। अब बेटा जो प्रोफेज फर्स्ट है ये पूरे अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी प्रावस्था है। ये जो प्रोफेज फर्स्ट है वो
पूरे नहीं, हाँ, पूरे अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी प्रावस्था। क्यों? क्योंकि इसकी 5 उप प्रावस्थाएं होती हैं। कितनी बेटा? 1 2 3 4 5। ले जा प्यारी दो डंडे। ले 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 जा प्यारी कितने डंडे? लड़कों को, लड़कियों को इनके नाम में ज्यादा इंटरेस्ट है कि पूरा नाम क्या होगा, और लड़कों को केवल डंडे में इंटरेस्ट है। पहाड़ में गया पूरा नाम, डंडे दो है। नीचो ले जा प्यारी कितने डंडे? तो बेटा लेप्टोटीन। अब आई लड़कियों के इंटरेस्ट की बात। लेप्टोटीन, जायगोटीन, अरे कौन सा टीन? जायगोटीन, पैकीटीन या पैकाइटीन, कौन सा टीन? डिप्लोटीन। और ये है बेटा डायाकाइनेसिस। अरे कौन सा काइनेसिस? अरे कौन सा काइनेसिस? समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है। ये आपका अर्धसूत्री विभाजन है, फर्स्ट सेकंड डेंडे 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 डेंडे। क्लियर है बेटा? प्रोफेस्पष्टी कितनी अवस्थाएं? कौन कौन सी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। लिखो बेटा।
बात क्यों कर रहा है? कौन? आयुषु पारीक? हाँ स्वीपर है ना, 2 साल हम लगा हुआ, मोटा सा, चोमू कॉलेज से है। जानता हूँ। नहीं वो एलिजिबल नहीं है वो बैच। लिख लिया बेटा? बता बता। हाँ, लिख लेना, पहले ये लिख लो, वो कर लेंगे। लिखा नहीं वो तूने? अरे रह गई। कौन सा बेवड़ा कर रहा है क्या इस और? इसको पता है ये बेवड़ा। हाँ बेटा, क्या नाम है तेरा? नवीन? कहाँ का है, भरतपुर का ही है क्या तू? कहाँ का है? महुआ का? चित्रा कहाँ? स्टूडेंट, वो जूनियर या स्टूडेंट? चित्रा बॉस वो तो सीनियर है शायद, हमारे वैसे फेलो के बैच में ही आई थी। चित्रा सकरवाल, यही है क्या? है? नहीं यार, ये तो कोई नहीं। बीकानेर की थी यार, एक चित्रा बॉस थी। आयुष जी की शादी हो गई है? अब यार बहुत जूनियर आ गए, पता नहीं, फिर तो जूनियर होगी यार। आयुष को मैं ऐसे जानता हूँ, वो गौशाला में लगा था कुछ दिन के लिए, जो मेरे अंडर में आती है अभी। सर भर्ती तो आ जाएगी, लेकिन हम तो सेकंड ईयर में हैं। कोई ना बेटा, तुम पास हो जाओगे जब तक। क्यों टेंशन ले रहे हो? और नहीं हो तो फिर राधे राधे बोलना बेटा। दुआ करो हो जाओ। कोशिश करो पेपर जल्दी करवा के यूनिवर्स, इसके लिए बेटा प्रोसेस होती है, हमने सारे काम किए हैं। ये तो लफड़ा चला था हमारा, हम फाइनल ईयर में थे जब ये भर्ती आई थी। तो पेपर जल्दी करवाए, रिजल्ट जल्दी निकलवाया, सारे काम हमने करवाए, और फाइनली हम एलिजिबल हुए और आज सेलेक्ट हुए। तो जो सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं, तुम सबसे पहले यूनिवर्सिटी पहुंचो, 10-15 लोग। यूनिवर्सिटी में बोलो कि हमारे एग्जाम जल्दी कराओ, 75% अटेंडेंस के बाद में शायद एग्जाम ले सकते हैं। जल्दी एग्जाम करा के फिर रिजल्ट जल्दी निकलवाओ और सेफ साइड हो जाओ। समझ रहे हो? मेहनत करनी पड़ती है, बैठे बैठे ऐसे ही है ओके नहीं हो जाते काम। दौड़ना पड़ता है। समझ रहे हो? कौन कौन है सेकंड ईयर का? एक बच्चा है। फर्स्ट ईयर, चल फर्स्ट ईयर तो अभी पढ़ेगा बेचारा। अभी तो पढ़ाई करेगा। सेकंड ईयर वाले हो सकते हैं एलिजिबल, पूरे पूरे चांस हैं, आप कोशिश करो बेटा, है ना? लिख लिया ये? अरे बोलो। क्योंकि बैठे बैठे बेटा बिना रोए तो मम्मी भी दूध पिलाती क्या? अरे बोलो। नहीं पिलाती बेटा। तो रोना तो पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाके रो कि हमारे पेपर जल्दी कराओ। हैं? हाँ हाँ। चले बेटा, आवाज नहीं, चलो। अब हेडिंग डालो बेटा, मियोसिस फर्स्ट। हेडिंग डालो, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के अंदर हेडिंग डालो, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। चले, लिखो इसकी 5 उपरावस्थाएं होती, सॉरी, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में लिखो प्रोफेज फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में क्या लिखोगे बेटा? प्रोफेज फर्स्ट। क्या लिखोगे? प्रोफेज
फर्स्ट लिखो, यह अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी एवं जटिल प्रावस्था है। यह अर्धसूत्री विभाजन की सबसे जटिल एवं लंबी प्रावस्था है। यह अर्धसूत्री विभाजन की सबसे जटिल एवं लंबी प्रावस्था है, क्योंकि यह अर्धसूत्री विभाजन की सबसे जटिल एवं लंबी प्रावस्था है क्योंकि इसकी 5 उपप्रावस्थाएं होती हैं। क्योंकि इसकी 5 उपप्रावस्थाएं होती हैं। कितनी उपप्रावस्थाएं होती हैं बेटा? 5 उपप्रावस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। अरे होती है कि नहीं होती? बोलो, मर गए क्या? बहुत बढ़िया। कमर सीधी करो बेटा, पेन रख दो नीचे, इधर ध्यान दो। कमर सीधी, रेड, सावधान, ओए डूंगरपुर, सीधा। वो तुम्हारा डांस मस्त होता है, वो वाला। है ना? मजा आता है ना उसमें। गीत और मस्त होते। अभी किया था मैंने, नाचा था उस पे मैं। हाँ, मजा आता है उसमें। वो ढोलने वाले बगते हैं यूं, हाथों कर करके नाचते हैं यूं। मजा आता है ना? तेरी शादी में बुलाएगा? हो गई क्या? हो गई क्या? दोबारा कर लेना। नहीं यही तो बेटा, जब शादी करे तो मुझे बुलाना। चलो, डूंगरपुर का एक जूनियर है मेरा, साथ में लगा हुआ है, डॉक्टर पुष्पेंद्र नानोमा। जानता है क्या? हाँ, तो जूनियर है वो मेरा, मेरे बगल में लगा हुआ है। उसकी शादी मेरी शादी के साथ ही हुई। मेरी 14 को थी, उसकी 17 को थी। मैं जा नहीं पाया। नहीं जाना था मुझे तुम्हारी तरफ, वो देखा ही नहीं कल्चर मैंने ज्यादा उधर। चले बेटा, क्या लिखे? हाँ, आप सुनना, पेन रख दो नीचे, पेन रख दो नीचे, इधर ध्यान दो बेटा। कितनी प्रावस्थाएं? 5, है ना? ध्यान से समझना। ये समझ में आ गया तो पूरा अर्धसूत्री विभाजन आपको समझ में आ जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा क्या लगाना पड़ेगा बेटा? दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले तो उसके करीब जाना है, पहले तो उसके करीब जाना है और फिर उससे दूर हटना है। अरे बोलो, ये विधि का विधान है कि नहीं बेटा? कि पहले तो उसके करीब जाना है, फिर उससे दूर जाना है। पहले उसके करीब जाना है, फिर उससे दूर जाना है। करीब जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? और फिर दूर जाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं है, पर करनी तो पड़ेगी। तो साथियों, वो कौन है जिसके करीब जाना है और फिर उससे दूर जाना है? वो है बेटा क्रॉसिंग ओवर। पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन वास्तव में जिसके तुम्हें करीब जाना है वो क्या है? क्रॉसिंग ओवर या जीन विन में। आपको मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है, और क्रॉसिंग ओवर जीन विन में जब होगा तो विभिन्नताएं आएंगी कि नहीं आएंगी? बोलो। तो पहले तो हमें उसके करीब जाना है, फिर उससे दूर जाना है। किसके करीब जाना है बेटा और किससे दूर जाना है? किससे दूर जाना है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होता है पैकाइटीन में। कहां में होता है बेटा? पैकाइटीन। और ये कौन सी अवस्था है? तीसरी। ले जा प्यारी दो डंडे। इससे पहले 2 अवस्थाएं आएंगी कि नहीं आएंगी? और इसके बाद 2 अवस्थाएं आएंगी कि नहीं आएंगी? तो इन दोनों अवस्थाओं में हमें उसके करीब जाना है, और इन दोनों अवस्थाओं में हमें उससे दूर जाना। वो कौन है? क्रॉसिंग ओवर। इन दोनों अवस्थाओं में हम वो काम करेंगे जिससे क्रॉसिंग ओवर हो जाए। क्या हो जाए? क्रॉसिंग ओवर हो जाए। और इन दोनों अवस्थाओं में हम वो काम करेंगे कि जब क्रॉसिंग ओवर हो गया तो फिर दोनों दूर हट जाएं। समझ रहे हो? तो पहले क्रॉसिंग ओवर के करीब जाना है और फिर क्रॉसिंग ओवर से दूर जाना है। चले जाएं? अरे बोलो ना। सबसे पहले समझना बेटा क्रॉसिंग ओवर क्या है, तभी तो उसके करीब जा पाओगे। भाई, करीब जाने के लिए समझना पड़ता है कि नहीं पड़ता? बिना समझे ऐसे ही थोड़े करीब चले जाओगे बेटा? अरे बोलो। जब तक ये दोनों गुणसूत्र एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एक दूसरे के करीब आ पाएंगे क्या? समझना पड़ेगा ना। क्या समझना पड़ेगा? कि दोनों एक दूसरे के समजात हों, समान जाति के हों। सीधा बैठ जा।
क्या हो बेटा, समान जाति। ये एक गुणसूत्र है, डिट्टो सेम ये दूसरा गुणसूत्र है, दोनों समझाते हैं जोड़े में है। अरे बोलो, एक यहां पड़ा हुआ है, एक यहां पड़ा हुआ। मैं कह रहा हूं कि ये कोशिका है। क्या है ये? कोशिका। इसमें गुणसूत्र धागे के रूप में थे। भाई प्रोफेज से पहले इंटरफेज होगी कि नहीं होगी, हम पढ़ नहीं रहे हैं इंटरफेज, लेकिन इंटरफेज तो होगी, तैयारी तो कराओगे, उसके बाद ही तो विभाजन होगा। तो साथियों, धागे के रूप में, क्रोमेटिन के रूप में तो इंटरफेज में था। कहां था? इंटरफेज में। लेकिन अब क्या चल रहा है? प्रोफेज फर्स्ट की पहली अवस्था, तो गुणसूत्रों का संघनन प्रारंभ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गुणसूत्र संघनित होकर संरचना दिखाने लग जाएंगे। तो गाय की कोशिका है, किसकी कोशिका है? गाय की। किसकी कोशिका है? गाय की कोशिका में कितने गुणसूत्र? 60 के 60 गुणसूत्र लंबे लंबे पतले पतले होके कोशिका के अंदर बिखरे हुए पड़े हैं। कितने गुणसूत्र? सारे के सारे। संघनन हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो धागा था बिल्कुल ही, अब क्या हो गया? किसमें? लेप्टोटीन। प्रोपेज फर्स्ट की भी कौन? लेप्टोटीन में गुणसूत्र लंबे लंबे पतले पतले हो जाते हैं। कैसे बेटा? अगर कोई बोला लंबे लंबे पतले पतले, दांत तोड़ दूंगा। कैसे हो जाते हैं बेटा? लंबे लंबे पतले पतले। क्या हो जाते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बेटा? लंबे लंबे पतले पतले। आवाज ही नहीं आ रही है, मधुर आवाज में बड़ी ही आराम से बोलेंगे बेटा, है ना? सबकी आवाज आनी चाहिए। क्या बोलेंगे? गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं? लंबे लंबे पतले पतले। और ऐसा लगता है कि अगर इन सारे गुणसूत्रों को पकड़ पकड़ के मैं एक गिलास के अंदर रख दूं, एक पॉट के अंदर रख दूं, कि वाओ क्या गुलदस्ता रखा हुआ है, क्या गुलदस्ता रखा हुआ। लंबे लंबे पतले पतले चीज को रख दोगे तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऐसा लगेगा कि क्या रखा हुआ है? गुलदस्ता। और यही कारण है कि लेप्टोटीन को गुलदस्ता अवस्था कहा जाता है। मेरी बात सुन लेना बस 15 मिनट, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा यहां से, है ना? तो लेप्टोटीन आते ही गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं? लंबे लंबे पतले पतले। और ऐसा लगता है कि जैसे गुलदस्ता रखा हुआ हो। इसीलिए लेप्टोटीन को गुलदस्ता अवस्था या फिर बुके फेज कहा जाता है। बोल गिरिराज महाराज की जय। थैंक यू सर, थैंक यू भाभी जी की तरफ से। भाभी जी नहीं है, मेरी है भाभी जी, तो आपकी सर कोई दिए थे या फिर सर ही पहुंचाएंगे तो मैडम तो मैसेज पहुंच रहे हैं बच्चों के सबके, मैसेज तो पहले ही पहुंचा दिए इन्होंने। तो सर ने भंडारे का आयोजन नहीं किया या होगा? आ रहा है 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 अब देख लो, तुम सारे के सारे स्टूडेंट हो ना, सब गवर्नमेंट टीचर से पढ़ रहे हो, कितना अनुभव हो सकता है? तो आपका क्या फर्ज बनता है कि जो टीचर कहता है ना, उस चीज को फॉलो किया करो। आप एक तो मन के राजा मत बना करो। टीचर अगर आपको ये कह रहा है कि बाहर के ग्रंथ नहीं खरीदना, इसका मतलब नहीं खरीदना, कोई काम के नहीं है। मार्केट के अंदर बहुत सारे टीचर ऐसे जो अपनी मार्केटिंग बुक, मतलब बुक बेचने के लिए बहुत सारे कंटेंट, फालतू के कंटेंट ऐड करते हैं। फालतू का कंटेंट ऐड आपको दिमाग में करना ही नहीं है। लिमिट का कंटेंट पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो। या तो आप तैयारी करो मत, और अगर तैयारी करो ना तो सब कुछ भूल जाओ। या तो यस है या नो है, बीच में अदरजुल की स्थिति सबसे गंदी है। बीच में आप ये ले रहे हो ना कि मेरे भाई के दोस्त की बहन की शादी है, कोई लेना देने नहीं है आपका। कुछ भी दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं है आपको। आपकी शादी से भी मतलब कह रहा हूँ, उससे भी कोई लेना देना नहीं। हाँ, सब बाद में हो जाएगा। जिंदगी में यस या नो रखो, अदरजुल मत रखो बेटा, बहुत घातक चीज है। इनका तो अभी नहीं है लेना देना इनको पता है 10,000 नहीं दे रहा कोई प्राइवेट में। सबका बुढ़ापा आ चुका है बेटा।
अनुभव का बुढ़ापा है ये। या मनीष सर। क्या है यार, आप तो 35 के हो गए, मैं तो अभी 28 का हूँ यार। और कैसी बातें कर रहे हैं बताओ यार। पहचान ये नहीं है, पहचान ये है कि कौन सीधा खड़ा हो पा रहा है और कौन झुका हुआ खड़ा है। अरे नहीं, सर की नई नई शादी हो रही है, मेरे से छोटे हैं सर उम्र में, अभी हो रही है रिसेंट में। सर सबसे जवान है हमारे। फिर आता हूं मैं दूसरे नंबर पे, तो आता हूं भाई। हाँ, इस काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है बेटा। आदमी आप घर वाले फोन करते हैं, बेटा पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, पापा जाता हूँ 8 घंटे लाइब्रेरी, पापा मान लेते हो उसको, आपसे ज्यादा वो नहीं कर सकते। लेकिन आपकी आज में जवाब देती है कि आप 8 घंटे पढ़ते हो। 8 घंटे पढ़ने वाला आदमी IAS कर जाता है। आप लाइब्रेरी का शेड्यूल ये लाइब्रेरी में 2 घंटे की लगातार पढ़ाई होती नहीं है। डेढ़ हाँ, हर सब्जेक्ट को बांटो, 1.5 घंटे पढ़ो, 1.5 घंटे पढ़ने के बाद 10-5 मिनट बाहर निकल जाओ। उसके आने के बाद उस 1.5 घंटे में जो पढ़ा है उसको ही साइड में कर। आपका बताऊं क्या रहता है कि जो आप नोटबुक बनाते हो उसके जो शुरू के 2-3 पेज है उन्हीं को रट्टा मारते हो। अरे भाई वो चीजें आपके ऑलरेडी क्लियर है, जो याद है ना उनको कभी दोबारा देखो ही मत, उनको 7 दिन के बाद रिवीजन में लेकर आओ। जो चीजें नहीं है आपके लिए, जो चीजें आपको दिक्कत दे रही है ना, उनको बार बार रट्टा मारो। आरएस अफसर से पूछ लो, सर ने कभी अगर एग्जाम दी है, बहुत सारी एग्जाम दी है, रिवीजन है ना, रिवीजन पढ़ना सब कुछ नहीं होता, रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप एक किताब से अगर दूसरी किताब में जा रहे हो ना, सर ने आपको कोई गाइड बता दी, एक अच्छी वाली गाइड बता दी, और आपका कोई परिचित आपको दूसरी गाइड बता रहा है, मैं इतना मानता हूँ कि सर 2 गाइड में ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट है, या तो 10% का या 12% का या 15% का है। या तो उस दूसरी बुक में 15% बेटर ज्यादा है, या फिर आप वाले के पास जो आपके पास बुक है ना उसके अंदर 15% बेटर ज्यादा है। अरे तो भाई 15% नंबर कम ही ले आओ ना, क्या फर्क पड़ जाएगा। जो आपके पास एक गाइड है उसी गाइड को आप 15% नंबर कम ले आओ, 100% पे तो उतना ही लिया। मेरा एक दोस्त था, जब हमें एग्जाम हो रहा था ना वीओ का 2020 में, तो उसने जीके की कोई मोटी मोटी लक्ष्य की और वो मोटी किताब आती है 2-3, वो लेके आ गया। और हमने क्या किया, वो सिखवाल की आती है मानचित्रावली, वो पढ़ी बस। और मेरे 38 क्वेश्चन सही हो गए थे, 1-1.5 महीने पढ़ी थी बस 50 में से, और उसके वो पास ही बड़ी मुश्किल से हुआ था। तो ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन जो पढ़ना है बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये बताया सर ने। मैं जूते और दूंगा, ये नहीं लगे तो इनमें। सस्ती वाली लाना है। चलो बेटा, नहीं सही बता रहा हूं, मैं जूते मारूंगा बेटा सेलेक्ट नहीं हुए तो तुम। ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं है, ध्यान रखना, है ना। सिर्फ ताने मिलते हैं जीवन में, सारे लोग ताने देंगे आपको, किसी से कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो खुद से, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत और डट के। हाँ, तो कहाँ थे बेटा, बीच में रह गए। लंबे लंबे पतले पतले। तो बेटा लेप्टोटीन के अंदर गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं, लंबे लंबे पतले पतले, और ऐसा लगता है कि जैसे गुलदस्ता रखा हुआ हो, इसीलिए लेप्टोटीन को गुलदस्ता अवस्था या फिर बुके फेज कहा जाता है। ठीक है ना। ये देखो लंबे दिख रहे हैं, ये कोशिकाएं देखना बेटा मन की आंखों से, ये कोशिकाएं, इसके अंदर ये गुणसूत्र कैसे हैं, लंबे लंबे, है ना। अब ये गुणसूत्र देखो, ये वाला इसका समझाते हैं,
ये वाला गुणसूत्र, ये गुणसूत्र है 2 क्रोमेटेड, ये एक गुणसूत्र है 2 क्रोमेटेड, अरे है कि नहीं? दोनों एक दूसरे के क्या है? समझात। क्या है? समझात। ये देखो, इसने इसको आंख मारी, इसने इसको आंख मारी, दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू बोला। आप देखो पास आ रहे। क्या आ रहे बेटा? आ रहे कि नहीं आ रहे? रुका जा रहा है क्या? आ रहे कि नहीं आ रहे? अरे आ रहे कि नहीं आ रहे? अरे बोलो, आ गए क्या? यहां थे, यहां थे, एक दूसरे को आंख मारी और पास आ रहे कि नहीं आ रहे? पास आने की क्रिया को बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं? समझात गुणसूत्रों के पास आने की क्रिया को क्या बोलते हैं? और सिनेप्सिस कहां होता है बेटा? जेट का क्वेश्चन है, अभी आया था कुछ दिन पहले। सिनेप्सिस की क्रिया कहां होती है? दूर दूर थे ना, आंख मारी ना, पास आए ना। अरे पास आ रहे क्या? कितने पास आ गए? कितने पास आए? बहुत पास आ गए, बहुत। कितने पास आए बेटा? बहुत। एक दूसरे के सामने आके अरेंज हो गए कि नहीं हो गए? दोनों समझात गुणसूत्र एक दूसरे के सामने आके व्यवस्थित हो गए कि नहीं हो गए? ये इसका समझात, ये इसका समझात, दोनों समझात है कि नहीं? कितने गुणसूत्र हैं? 2। कितने गुणसूत्र हैं? इस संरचना को बोलते हैं बाइवेलेंट। क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट। बाइवेलेंट मतलब कितने गुण? बाई मतलब 2, कितने गुणसूत्र? दोनों समझात एक दूसरे के सामने आके अरेंज हो गए, और इस संरचना को क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट। एक गुणसूत्र में कितनी क्रोमेटेड? लाला, एक गुणसूत्र में कितनी क्रोमेटेड? दूसरे में कितनी? 2 और 2, 2 और 2, इसको बोलते हैं टेट्राड। बाइवेलेंट या टेट्राड। बाइवेलेंट बोला कि गुणसूत्र कितने हैं? टेट्राड बोला क्योंकि क्रोमेटेड कितनी है? तो बेटा देख, मैं जाइगोटिन की बात कर रहा हूं। पास आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे कि नहीं आ रहे? क्या बोलते? सिनेप्सिस। क्या बोलते? एक दूसरे के सामने आ गए क्या? क्या बोलते? बाइवेलेंट या, बाइवेलेंट या टेट्राड। बाइवेलेंट या, कहां बनता है? कहां बनता है? अब एक दूसरे के सामने आ गए क्या? अरे जब करीब आ गए तो रोका जाएगा क्या इनसे? बताओ बेटा, अरे रोका जाएगा क्या? ये दोनों क्रोमेटेड एक दूसरे के सामने है कि नहीं? बोलो। इस गुणसूत्र की ये और इस गुणसूत्र की ये एक दूसरे के सामने है कि नहीं? इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटेड। कौन सी क्रोमेटेड? अरे कौन सी क्रोमेटेड? सिस्टर क्रोमेटेड। ये कौन सी है? सिस्टर क्रोमेटेड। ये नॉन सिस्टर। कौन सी? दो समझात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिडों के मध्य होने वाला जीनों का आदान प्रदान ही क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहलाता है। पास आ गए थे? पास आके रोका जाएगा क्या? चिपक गए कि नहीं चिपक गए? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड चिपकी है कि नहीं चिपकी? इसको बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। कौन सा? अरे कौन सा कॉम्प्लेक्स? जाइगोटीन में बनता है। कहां बनता है? चिपकने तक की क्रिया कहां हो गई? आंख मारी पास आए सिनेप्सिस, आंख मारी पास आए सिनेप्सिस, आंख मारी पास आए सिनेप्सिस, पास आके एक दूसरे के सामने व्यवस्थित हो गए बाइवेलेंट या टेट्राड। कहां हुआ? जाइगोटीन में। अब देख के रोका नहीं जा रहा, चिपक गए। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहां हो गया? अरे बोलो, जाइगोटीन में। अब पैकाइटिन आ गई। कौन आ गई? चिपकने के बाद में लेन देन होगा कि नहीं होगा बेटा? इसके जीन इसमें, इसके जीन, इसके जीन इसमें, इसके जीन इसमें, जीनों का आदान प्रदान हुआ कि नहीं हुआ? तो दो समझात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिडों के मध्य जीनों का आदान प्रदान ही तो क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। कहां होता है? मिट गया। कहां होता है? कहां होता है बेटा? होता है कि नहीं होता? बोलो ना, कहां होता है? अब चिपके रहेंगे क्या? बोलो। आदान प्रदान तो हो गया,
बैकैटिन पूरी। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कहां होती है? बैकैटिन में। हो गया आदान प्रदान। अब आदान प्रदान हो गया तो चिपके रहेंगे क्या? अरे पहले मैंने कहा था कि करीब जाना है, फिर आदान प्रदान करना है, फिर दूर जाना है। अब देखो, इसने बोला हट रे यार क्या है, इसने बोला हट रे यार क्या है, एक दूसरे से दोनों प्रतिकड़ से दोहरे लग गए। पहले तो ऐसे थे, अरे देख नहीं थे, इसे चल हट यार, हो गया ना आदान प्रदान, दूर हट। देखो देखो बेटा, दूर हो गए कि नहीं हो गए? एक साकार की संरचना का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? बोलो ना। इसको बोलते हैं काइज़मेटा। क्या बोलते हैं? काइज़मेटा। कौन सा मेटा? काइज़मेटा। कौन सा मेटा? कौन सा मेटा? कौन सा मेटा? क्या बनता है? क्या बनता है? अब ये बोले क्या है यार, पूरा पूरा क्या है? पूर्ण रूप से काइज़मेटा या सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का समापन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दूर हो गए कि नहीं हो गए? बोलो। पूर्ण रूप से काइज़मेटा या सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का अंत हो जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं उपांति भवन। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कहां होता है? कहां होता है? लो, हो गया। तो बेटा आदान प्रदान में खेल खत्म है कि नहीं, बताओ? तो बात करें लेप्टोटीन में गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं? लंबे लंबे लंबे, पतले पतले, और ऐसा लगता है जैसे गुलदस्ता रखा हुआ। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं? गुलदस्ता अवस्था। क्या बोलते हैं? गुलदस्ता अवस्था। अब गुणसूत्र एक दूसरे के, समझात गुणसूत्र एक दूसरे के पास आ रहे कि नहीं आ रहे? क्या बोलते हैं? कहां होता है? पास आके अरेंज हो गए कि नहीं हो गए? क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट या टेट्राड? बाइवेलेंट या, कहां बनता है? कहां बनता है? चिपक गए कि नहीं चिपक गए? क्या बना? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बना? कहां बनता है? आदान प्रदान हो गया। क्या बोलते हैं? कहां होता है? दूर होने लग गए। एक सकारी संरचना काइज़मेटा। क्या बोलते हैं? कहां बनता है? कहां बनता है? पूर्ण रूप से अलग हो गए। पूर्ण रूप से अलग हो गए। क्या बोलते हैं? उपांति भवन। क्या बोलते हैं? उपांति भवन। कहां होता है? बलराज महाराज की। लिखो बेटा। क्या लिखोगे बेटा? 5 अवस्था होती है, ये तो लिखा है। हेडिंग डालो लेप्टोटीन। हेडिंग डालो बेटा लेप्टोटीन। कौन सा टीन? लेप्टोटीन। लिखो क्रोमेटिन। लिखो क्रोमेटिन संघनन द्वारा क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमेटिन संघनन द्वारा क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमेटिन संघनन द्वारा क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमेटिन किसके द्वारा? संघनन द्वारा क्रोमोसोम बनाते हैं। तथा इस अवस्था में गुणसूत्र तथा इस अवस्था में गुणसूत्र इस अवस्था में गुणसूत्र लंबे लंबे पतले, लिखना भी ऐसे ही बेटा, लंबे लंबे पतले पतले हो जाते हैं। तथा इस अवस्था में गुणसूत्र लंबे लंबे पतले पतले हो जाते हैं। तथा इस अवस्था में गुणसूत्र लंबे लंबे पतले पतले हो जाते हैं। अतः इस अवस्था को गुलदस्ता अवस्था या बुके फेज कहते हैं। तथा अतः इस अवस्था को गुलदस्ता अवस्था या बुके फेज कहते हैं। गुलदस्ता अवस्था या बुके फेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गुलदस्ता अवस्था या फिर बुके फेज कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? गुलदस्ता अवस्था या फिर बुके फेज।
अब लिखो बेटा जाइगोटीन, जाइगोटीन हो जाइगोटीन। हैं? ये आवाज मत करे। देखो बेटा जाइगोटीन, इसमें समजात गुणसूत्र के जोड़े, इसमें समजात गुणसूत्रों के जोड़े, इसमें समजात गुणसूत्रों के जोड़े, समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, इसमें समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, इसमें समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। समजात गुणसूत्रों के एक दूसरे के सामने समजात गुणसूत्रों के एक दूसरे के सामने आकर व्यवस्थित होने की क्रिया, समजात गुणसूत्रों के एक दूसरे के सामने आकर व्यवस्थित होने की क्रिया, समजात गुणसूत्रों की एक दूसरे के सामने आकर व्यवस्थित होने की क्रिया, समजात गुणसूत्रों की एक दूसरे के सामने आकर व्यवस्थित होने की क्रिया क्या कहलाती है बेटा? सिनेप्सिस कहलाती है। समजात गुणसूत्रों की एक दूसरे के सामने आकर व्यवस्थित होने की क्रिया सिनेप्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? सिनेप्सिस कहलाती है। अगला पॉइंट इस प्रकार समजात गुणसूत्रों की, इस प्रकार समजात गुणसूत्रों के, इस प्रकार समजात गुणसूत्रों के जोड़े को, जोड़े को, इस प्रकार समजात गुणसूत्रों के जोड़े को बाईवेलेंट या टेट्राड कहा जाता है। बाईवेलेंट या टेट्राड कहा जाता है। इस प्रकार समजात गुणसूत्रों के जोड़े को बाईवेलेंट या टेट्राड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? बाईवेलेंट या टेट्राड कहा जाता है। अगला पॉइंट, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़कर, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़कर एक संरचना बनाते हैं। समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़कर एक संरचना बनाते हैं, आपस में जुड़कर एक संरचना बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं बेटा? जिसे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जिसे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। लिख लिया बेटा? हट गया क्या है? जिसे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है बेटा? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिनेप्टोनीमल
कॉम्प्लेक्स। अरे है ना। चलो अब लिखो बेटा कौन सी, पैकाइटीन या पैकीटीन कुछ ही कह लो, है ना। तीसरी लिखो बेटा पैकाइटीन, तीसरी लिखो बेटा पैकाइटीन। क्या होता है बेटा पैकाइटीन में, क्रॉसिंग ओवर। अरे बोलो होता है कि नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे कौन सा विन में, जीन विन में, या फिर इसका एक और नाम होता है बेटा रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है, या फिर हिंदी में बोलते हैं पुनर्योजन। भाई जीन आपस में आदान प्रदान करके पुनर्योजन, मत हंसे इतना, जीन आपस में आदान प्रदान हो रहा है और जीन पुनर्योजित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बोलो। पुनर्योजित होके जीन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन बोल दिया कि नहीं बोल दिया। लिखो इस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर अथवा, सर कब तक आएगी वैकेंसी, दिसंबर तक, दिसंबर से पहले पहले नोटिफिकेशन। क्या लिखा बेटा, इस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर ब्रैकेट में जीन विनिमय, इस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर ब्रैकेट में लिखो जीन विनिमय अथवा रिकॉम्बिनेशन ब्रैकेट में पुनर्योजन की घटना होती है। इस अवस्था में रिकॉम्बिनेशन, वो जीन विनिमय अथवा रिकॉम्बिनेशन की घटना होती है। अरे होती है ना, बोलो बेटा। अब इसकी लिखो परिभाषा, क्रॉसिंग ओवर की परिभाषा लिखनी है बेटा। क्या परिभाषा है, दो समजात गुणसूत्रों की, लिखो दो समजात गुणसूत्रों की दो समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिडों के मध्य, दो समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिडों के मध्य होने वाला जीनों का आदान प्रदान, दो समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिडों के मध्य होने वाला जीनों का आदान प्रदान, दो समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिडों के मध्य होने वाला जीनों का आदान प्रदान, दो समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिडों के मध्य होने वाला जीनों का आदान प्रदान, दो समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिडों के मध्य होने वाला जीनों का आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। होने वाला जीनों का आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर। अब सुनो, इसको रिकॉम्बिनेशन कहते कि नहीं कहते, इसके लिए एक एंजाइम काम करता है, समझ रहे हो। ये प्रोसेस का नाम, प्रक्रिया का नाम तो रिकॉम्बिनेशन है, बोल। इसमें एक एंजाइम चाहिए, कौन सा, रिकॉम्बिनेज। कौन सा बेटा, रिकॉम्बिनेज। मैंने कहा था ना कि आदान प्रदान होता है तो कुछ गुंडियां बन जाती है, जैसे एक गुणसूत्र है या दूसरा गुणसूत्र, इनके बीच में क्या बन जाती है, कुछ गुंडियां, जिनसे जीनों का आदान प्रदान होता है। इन गुंडियों को बोलते हैं बेटा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। लिखो इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, इस प्रक्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में किसकी, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट लिखो, इस क्रिया के दौरान रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का निर्माण होता है, इस क्रिया के दौरान रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का निर्माण होता है। इस क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है बेटा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का निर्माण होता है। अरे किसका निर्माण,
रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का निर्माण होता है। लिख लिया? किसका निर्माण होता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का निर्माण होता है। चलो अब डायग्राम से समझा दूं। चलिए, इधर किसने खिसका दिया है इतना? सुनो बेटा, समझो, पहले डायग्राम को समझो फिर बनाना। देखो बेटा, ये एक गुण सूत्र है। क्या है ये? एक, इसकी एक क्रोमेटेड ये रही और दूसरी क्रोमेटेड ये रही। अरे बोलना। ये दूसरा गुणसूत्र है। ये कौन सा गुणसूत्र है? अरे कौन सा? दूसरा। दोनों समजात गुणसूत्र है कि नहीं? दोनों कौन से गुणसूत्र हैं? समजात गुणसूत्र, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम या फिर समजात गुणसूत्र वो गुणसूत्र होते हैं जो दिखने में, संरचना में एक दूसरे के समान होते हैं, जिनमें से एक मम्मी से आता है, दूसरा पापा से आता है। अरे है ना? तो ये चीज जो एक दूसरे के सामने लाला, तो मन नहीं लगता तेरा यार। मन लगा, देख इतनी मेहनत कर रहा है, घर से दूर आया है, पैसे खर्च हो रहे हैं, यहाँ आके रह रहा है, पानी तुझे सूट नहीं कर रहा, तो इतनी विपदाएं झेल रहा है, तो पढ़ तो सही दुष्ट। तो बेटा ये बता, एक दूसरे के सामने अरेंज हो गए कि नहीं हो गए? क्या हो गए बेटा? एक दूसरे के सामने अरेंज हो गए कि नहीं हो गए? तो इस संरचना को क्या बोलते हैं? गधो, क्या बताया था जब समजात गुणसूत्र एक दूसरे के सामने आके अरेंज हो गए थे? बाइवेलेंट या? अरे है ना? ये क्रोमेटेड ए है, ये क्रोमेटेड, इसकी ये वाली क्रोमेटेड स्मॉल ए है और ये स्मॉल, ये ऐसे है। 3D में देखें, उंगलियों से समझ लेते हैं अपन, तो उंगलियों से समझा। ये ऐसे है, ये कैसे है? रख दे, उठाओ यहां से। ये ऐसे है कि नहीं? ये ऐसे, मेरे से बातें कर ले। ये ऐसे है कि नहीं? ये ऐसे है, रख उठा के। कैपिटल ए के सामने कौन आ गया? अरे कैपिटल ए के सामने कौन आ गया? कैपिटल बी के सामने आ गया। तो कैपिटल ए और स्मॉल ए कौन सी क्रोमेटेड है? सिस्टर। कैपिटल बी और स्मॉल बी कैसी है? सिस्टर। अरे है कि नहीं? ये कौन सी है? कैपिटल बी। और ये कौन सी है? दोनों के बीच में करा दूं? बोल, नॉन सिस्टर है कि नहीं? यही तो है, यही तो क्या है बेटा? नॉन। 3D में समझ में आ गया ना? कौन सी क्रोमेटेड है बेटा? नॉन सिस्टर क्रोमेटेड। अब देख, करा देते हैं। अरे करा दें क्या? क्या करा दें बेटा? जीन विन में करा देते हैं। हाँ, क्रॉसिंग ओवर ही कराएगा बेटा, और क्या करा सकता है तू? तू सोच रहा हो कि वो करा दूं, तो वो तो होगा नहीं बेटा। यहाँ क्रॉसिंग ओवर ही हो सकता है कि नहीं हो सकता बेटा? ये सफेद है, ये गुलाबी है, ये देखो, ये क्या बन गया? बोल गधे। अबे गधे, ये संरचना क्या है? ये क्या थी? ये क्या था? ये क्या था? सिनेप्टोनीमल। तो बोलना यार, बोल क्यों नहीं रहा? कौन सा कॉम्प्लेक्स? सिनेप्टोनीमल। अरे है ना? बन गया कि नहीं बन गया? आदान प्रदान करा दूं? बोल। ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, ये स्मॉल ए है, ये। अरे आदान प्रदान करा दूं क्या? हे हो हा 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 हा। क्लियर? क्लियर? बोल। है ना? ये देख, डे 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 डे, ये ओ माय गॉड।
ढे 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 ढे। समझ में आया खेल? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, क्या हो गया? स्मॉल ए। ये वाला पार्ट आ गया ना, ये स्मॉल ए था ना, ये स्मॉल बी था, ये भी स्मॉल बी है ना, लेकिन स्मॉल ए इसमें चला गया और स्मॉल बी इसमें आ गया। ये देख, ये स्मॉल बी था, ये क्या था? स्मॉल ए। ये क्या था? स्मॉल बी। ये स्मॉल ए था कि नहीं था? ये स्मॉल ए, ये स्मॉल, एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ये क्या कर दिया हमने। ठीक है, क्या था बेटा? कैपिटल ए तो ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी तो ये कैपिटल बी, ये स्मॉल ए तो ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी तो स्मॉल बी, ये कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी। इस जगह पे कौन आ गया? ये गुलाबी वाला क्या है? स्मॉल ए आ गया कि नहीं आ गया? और सफेद वाला क्या है? तो इधर कैपिटल बी आ गया कि नहीं आ गया? एक्सचेंज हो गया ना बेटा। ऊपर क्या है? समझ में आ गया? तो ये वाला पार्ट इसमें गया, ये वाला पार्ट इसमें गया। एक्स आकार की संरचना है कि नहीं? बोलो, क्या बोलते हैं इसको? है ना, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बाद में क्या हो जाता है? क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। हो गया? क्रॉसिंग ओवर कहां होता है? पैकाइटीन में। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहां बनता है? बोलना। बाइवेलेंट टेट्राड कहां बनता है? कहां बनता है? काइज बेटा कहां बनता है? कहां बनता है? अब पूर्ण रूप से अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलना। हो गए क्या? बोल, हो गए क्या? बोलो, अलग हो गए? तो बेटा क्या बोलेंगे इसे? कौन सा भवन? इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? टर्मिनलाइजेशन। समझ में आया क्या? ओ बोलो, बनाओ बेटा।
हेडिंग डाली होगी डिप्लोटीन, हेडिंग डालो बेटा डिप्लोटीन, उसमें लिखो इसमें समझात गुणसूत्र, डिप्लोटीन में लिखना है इसमें समझात गुणसूत्र, दोबारा बोल रहा हूं बेटा, इसमें समझात गुणसूत्र डिप्लोटीन में लिखो, इसमें समझात गुणसूत्र एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं, इसमें समझात गुणसूत्र एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं तथा एक्स आकार की संरचना का निर्माण होता है, एक्स आकार की संरचना का निर्माण होता है, जिसे काइजमेटा कहा जाता है, जिसे काइजमेटा कहा जाता है। एक्स आकार की संरचना, एक्स समझते हो ना, एक्स आकार की संरचना का निर्माण होता है जिसे काइजमेटा कहते हैं, जिसे काइजमेटा कहते हैं, जिसे काइजमेटा कहते हैं। एक्स आकार की संरचना का निर्माण होता है जिसे काइजमेटा कहते हैं। अगला लिखो बेटा डायाकाइनेसिस, अगली अवस्था लिखो डायाकाइनेसिस, पांचवी। कौन सी काइनेसिस? डायाकाइनेसिस। देखो इस अवस्था में, इस अवस्था में, इस अवस्था में काइजमेटा का अंत हो जाता है, काइजमेटा का अंत हो जाता है, इस अवस्था में काइजमेटा का अंत हो जाता है, इस अवस्था में क्या हो जाता है बेटा, काइजमेटा का अंत हो जाता है, जिसे उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन कहा जाता है, जिसे उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन कहा जाता है, जिसे उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन कहा जाता है। हाँ कर दूं ऑफ? ठीक, क्या कहा जाता है? उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन कहा जाता है। अब इसमें डायाकाइनेसिस खत्म होते ही प्रोफेज फर्स्ट खत्म हो रही है कि नहीं हो रही? बोलो। केंद्र झिल्ली और केंद्र का गायब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों में चले जाएंगे, चले जाएंगे। एक लाइन छोड़ के लिखो, अलग पॉइंट है। प्रोफेज फर्स्ट खत्म होने के साथ ही प्रोफेज फर्स्ट खत्म होने के साथ ही तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोफेज फर्स्ट खत्म होने के साथ ही तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोफेज फर्स्ट खत्म होने के साथ ही तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं तथा केंद्रक झिल्ली एवं केंद्र का तथा केंद्रक झिल्ली एवं केंद्र का तथा केंद्रक झिल्ली एवं केंद्र का केंद्रक झिल्ली एवं केंद्र का गायब हो जाती है तथा केंद्रक झिल्ली एवं केंद्र का क्या हो जाती है बेटा? बोलो क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? गायब हो जाती है। हेडिंग डालो 2 नंबर, मेटाफेज फर्स्ट। क्या डाली हेडिंग बेटा? मेटाफेज फर्स्ट। सुनो मेरी बात, मैं समसूत्री विभाजन की मेटाफेज की बात कर रहा हूं। इधर देखो, किसकी बात करूं? समसूत्री विभाजन की मेटाफेज में 60 गुणसूत्र थे और 60 के 60 एक लाइन में लगे हुए थे कि नहीं लगे हुए थे? अरे बोलो। एक लाइन में लगा दिया था 60 के 60 को, जिसको मेटाफेजिक प्लेट बोला था। ये अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज फर्स्ट की बना रहा हूं मैं। ये तो मेटाफेज है। क्या है बेटा ये? ठीक है। अब क्या बना रहा हूं मैं? क्या बना रहा हूं बेटा? मेटाफेज फर्स्ट। अरे बना दूं क्या? देखना क्या अंतर है, देख क्या अंतर है। ढे 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 ढे
डे 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 हे 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 हो हो। क्या अंतर समझ में आया? छेड़ रही है उसको तू? हैं? लड़की छेड़ती है? बताओ क्या अंतर है बेटा? इसमें तो एक गुणसूत्र 60 के 60 लाइन में, इसमें 30 जोड़े लाइन में। जो बाईवेलेंट और टेट्राड बना था ना, वो ये बाईवेलेंट, एक दूसरा बाईवेलेंट, तीसरा बाईवेलेंट, तीसरा बाईवेलेंट। बेटा क्या मुंह फाड़ ले तू, पहले सबसे आगे बैठी है और मुंह फाड़। बेटा जोड़े में गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित हुए कि नहीं हुए? यही अंतर है, यहां जोड़ा नहीं था और यहां जोड़ा है। इधर क्या होगा? ये वाला गुणसूत्र यहां से तर्कतंतु से जुड़ जाएगा, ढेंढे 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 ढेंढे, और ये वाला ढेंढे 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 ढेंढे। अरे है ना, जुड़ गया? बोलो। और ये प्लेट कौन सी बन गई? मेटाफेजिक प्लेट। कौन सी प्लेट बन गई कि नहीं बन गई? क्लियर है? डायग्राम बनाएंगे, पहले लिखो। लिखो बेटा, बाइवेलेंट गुणसूत्र जोड़े में ही, बाइवेलेंट गुणसूत्र, बाइवेलेंट गुणसूत्र जोड़े में ही, बाइवेलेंट गुणसूत्र जोड़े में ही मध्य रेखा पर व्यवस्थित होके, बाइवेलेंट गुणसूत्र जोड़े में ही मध्य रेखा पर व्यवस्थित होके, बाइवेलेंट गुणसूत्र जोड़े में ही मध्य रेखा पर व्यवस्थित होके। बेटा यही कंट्रोल होता है, कंट्रोल कर, देखना ही नहीं उधर, बाहर में जाने दो। क्या समझ सकते, मतलब पढ़ना है छोड़ दो, इग्नोर नहीं खाएंगे साहब। बाइवेलेंट गुणसूत्र मध्य रेखा पर जोड़े के रूप में व्यवस्थित होकर मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण करते हैं, मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण करते हैं। बाइवेलेंट गुणसूत्र जोड़े के रूप में मध्य रेखा पर व्यवस्थित होकर मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण करते हैं। अरे करते हैं ना? ठीक है, डायग्राम बना लो दूसरा वाला, पहला नहीं बनाना, बाकी पढ़ेंगे कल।